नमस्कार शिक्षार्थियों। अभी हमने बाल केंद्रित शिक्षण हेतु बच्चों को हम कैसे पढ़ें, बाल अध्ययन के तरीकों की बात की थी। आज हम उनमें से एक एक विधि को लेंगे। तो आज हम बात करते हैं अवलोकन विधि की। जी हाँ, अवलोकन के द्वारा हम किस तरह से बच्चों को पढ़ें कि उनकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको हम समझें और उसे और प्रभावशाली बना पाने में मददगार सिद्ध हो पाएँ। तो आइए आज हम देखते हैं अवलोकन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अवलोकन मात्र अवलोकन करना है, देखना है, समझना है बिना किसी निर्णय के। बच्चा सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, ये सब सोचे बगैर सिर्फ हमको देखना है कि बच्चा कर क्या रहा है हमारी कक्षा में। और देखिए, हमारी कक्षा में 40-50 बच्चे बैठे होते हैं सामने, तो हमको शुरुआती दौर में उनको पूरी छूट देकर कि जस्ट हमको देखना है कि बच्चा क्या करता है। जब हम कक्षा में प्रवेश करते हैं उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, जब हम उन्हें कुछ हिदायत देते हैं तब उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं चॉक एंड डस्टर हमारे सामने होता है उस वक्त उन बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जब इंटरवल हो जाता है उस वक्त उन बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, या कुछ क्रिएटिव काम आपने दिया तब बच्चों की क्या प्रक्रिया रही। और इस सारी चीज़ को, सारे प्रारूप को हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है, अवलोकित करना है। और इस आधार पर हमको वो चीज़ समझ बनानी है कि कौन सा बच्चा किस तरह से सीख पाएगा। अब देखिए, आपने इस चीज़ को देखा होगा कई बार कि किसी बच्चे को किसी गलती पर आपने डांटा होगा और वह चुपचाप बैठ गया होगा या रो लिया होगा, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रो धो के चले गए कि टीचर कैसा बुरा है, हमें डांट देता है, इतनी सी गलती भी डांट देता है। तो उस बच्चे को आप डांट करके कुछ नहीं सिखा पाएंगे। कुछ बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको जरा सा क्रोध में बोले और वो अगले दिन, नहीं मुझे कोई गलती नहीं करनी, उस दिन हमारे शिक्षक ने थोड़ा क्रोध किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा जो बच्चा है उस पर जरा सा भी आपने कभी क्रोध किया तो उसका असर सकारात्मक जाएगा, और जो पहले वाला बच्चा था हो सकता है उस पर कोई असर ही ना हो। तो हमको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो हम अवलोकन के माध्यम से ही समझ पाएंगे कि किस बच्चे को किस तरह से सिखाया जा सकता है। हमको सिर्फ इसको देखना है। मतलब अक्सर करके हमारी इससे क्या गलती हो जाती है कि हम जजमेंटल हो जाया करते हैं इस दौरान कि ये है, ये बहुत अच्छा बच्चा, इस तरह से सीख जाएगा, और ये बहुत नालायक टाइप का, ये नहीं सीखेगा। तो यदि हमारे मन में शुरुआत में इस तरह की नकारात्मक विचारधारा आ गई तो हम बालक को सिखा पाने में पिछड़ जाएंगे और हमें हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि अवलोकन विधि यदि इस तरह से करेंगे तो पढ़ाएंगे कब? माना, पढ़ाएंगे कब? तो पढ़ाने का तो सबने निर्धारित ही नहीं किया ना, हमने तो पहले बालक को पढ़ना देखना है कि हम बालक को कैसे पढ़ें, कि और फिर उसके बाद हम ये चीज़ खुद निर्णय लें अब हमें पढ़ाने की कौन सी विधि अपनानी है, किस प्रारूप में हमको पढ़ाना है कि हमारा बालक सही तरीके से सीख पाए। अब समय ज़रूर लेगी पर इसके लाभ बहुत हैं। हम जैसे यदि लाभों पर ध्यान दें तो सबसे पहला होगा कि बच्चे की जो रुचि है उसके अनुरूप ज्ञान आप उसको दे पाएंगे, और जब बच्चे के रुचि के अनुरूप आप उसको ज्ञान देंगे, वही प्रारूप में आप देंगे, तो आपको सफलता हासिल होगी कि आपका बच्चा आपने जो भी सिखाया वो फटाफट सीख गया। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरा होगा कि छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता है, तो आप ये समझ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे कि बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए। यदि शुरुआत में आपने वो प्रारूप लगा दिया सीखने सिखाने का, स्वतंत्रता दिए बगैर, तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि कौन सा बच्चा किस तरह से सीख पाएगा। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। इस विधि में हम बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ छोड़ सकते हैं और उनको सही तरीके से अवलोकित कर सकते हैं। ये इस विधि का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगला जो फ़ायदा होता है, इसका जो लाभ है कि यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है। देखिए, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं
और शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं या बाल मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो पूरी तरह से सैद्धांतिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारियाँ लेते हैं। मगर जब हम बच्चों के सामने आके बैठ जाते हैं तो एक व्यावहारिक ज्ञान की हमको ज़रूरत पड़ती है और हम महसूस करते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांत अलग कुछ थे और यहाँ कुछ और अलग हो रहा है। तो वो इसी वजह से कि हम उनको सही तरीके से समझे नहीं थे और हमने सही तरीके से उनको लागू नहीं किया था। तो यदि सही तरीके से लागू करेंगे तो हमको ये चीज़ समझ में आएगी कि वो जो सिद्धांत हमने पढ़े थे किताबों में वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हित में ही थे और हमको उन पर चलना हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए था। पर वो तब होगा जब हम अपना धैर्य रखेंगे, पेशेंस के साथ बच्चों को अवलोकित करेंगे। तो बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप रहेगी। अब इससे दूसरा बिंदु भी आ गया अपने आप की, बाल केंद्रित अध्ययन में सहयोगी रहेगी। देखिए शिक्षा विभाग हमसे क्या चाहता है, तो आप ये सभी जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण की अपेक्षा वो हमसे करता है। अब बाल केंद्रित शिक्षण देखिए, जबकि मैं हिंदी में एमए हूँ तो मुझे हिंदी का ज्ञान है, मैं अंग्रेजी में एमए हूँ तो मुझे अंग्रेजी का ज्ञान है, मैं गणित में हूँ तो मुझे गणित का ज्ञान है, पर बालक का ज्ञान तो हर शिक्षक को नहीं है ना। तो यदि हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हम अपने सीखे हुए ज्ञान को उस बच्चों तक पहुँचा पाने में कामयाब होंगे। तो ये बहुत बड़ा लाभ है हमको इस अवलोकन विधि का। अगला जो लाभ होगा वो होगा कि इससे बालकों में भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। देखिए जब बच्चे को पूरी छूट होती है, पूरी स्वतंत्रता होती है, तो वो भी किसी इच्छित विषय की गहराई तक जाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। तो जब गहराई में, अब तो सभी जानते हैं ना कि गहराई में उतरे बगैर मोती तो हाथ में आते ही नहीं है, तो और मोती बड़े कीमती होते हैं। तो ये चीज़ समय चाहिएगा ना गहराई में जाने के लिए, और बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक जब अवसर मिलेगा तो वो जाएंगे ही, और जब जाएंगे तो समुद्र की गहराइयों से अनमोल मोती लेकर आएंगे। और हम वही तो चाह रहे थे कि अनमोल मोती वाली जो स्थितियां हैं वो बच्चों के साथ पैदा हो पाएँ। अगला जो इसका लाभ है वो कि बालकों के मानसिक चिंतन को प्रोत्साहन मिलेगा। जब बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र होगा तो उसको भी मानसिक चिंतन करने का अवसर मिलेगा कि अब इसको मुझे कैसे क्या करना चाहिए, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, ये वो स्वयं डिसाइड करेगा। अक्सर करके क्या होता है कि हम उनको थोपना शुरू कर देते हैं और हमारे बताए हुए रास्ते उन्हें ऐसे लगता है कि थोपे हुए से हैं, और वो अड़ जाता है कि मैं क्यों करूं, क्यों मानूं आपकी बात। और आज की जो पीढ़ी हमारे सामने बैठी है वो क्यों मानूं बात, ये पहले बोलती है। तो हमको थोड़ा सा इसके लिए भी अपने आप को ही समझना होगा कि हम उनको अवसर दे दें। ठीक है, हमारी बात नहीं, आप खुद निर्णय लो, सब कुछ रोशन कर दिया है हमने, अब आप स्वयं निर्णय लो, समझो और स्वीकारो। तो बच्चा स्वयं मानसिक चिंतन कर पाएगा और हम उसको अवलोकित करके समझ लेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ तक किस दिशा के माध्यम से बढ़ रहा है, आगे किस तरह से वो सीख रहा है। कुछ बच्चे लिख के सीख रहे हैं, कुछ बोल के सीख रहे हैं, कुछ ऐसे ही गुनगुना के सीख रहे हैं। तो हर एक का अपना एक प्रारूप होता है और आप अवलोकन के दौरान इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे और बच्चे के लिए भी मानसिक चिंतन का प्रोत्साहन मिलेगा और वो करेगा। और शिक्षा के लिए मानसिक चिंतन एक अनिवार्य बिंदु है, तो वो सहज ही उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। अब देखिए इतने सारे हमने लाभ देखे अवलोकन विधि के, तो कुछ हानियाँ भी होंगी, कुछ दोष भी होंगे। और जो सबसे बड़ा दोष हमको दिख ही जाता है कि समय बहुत लगता है। जी हाँ, अवलोकन करने में जो समय है काफ़ी हमारा व्यर्थ जाता है, पर हमको ऐसा महसूस होता है कि व्यर्थ गया, पर यदि हमने उनको पढ़ लिया तो आगे हम समय बचा लेंगे। पर ये समझ अक्सर उस समय हमको भी नहीं आ पाती, समय निकल जाने के बाद ही पता चलता है ना। क्योंकि मानसिक चिंतन को जैसे हमने प्रोत्साहन दिया था तो समय तो लगेगा ही ना। आप लोगों को ध्यान होगा ना, न्यूटन कैसे सेब को गिरते वक्त सिर्फ देखा था और देखते 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 और गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई थी, एक नया सिद्धांत आ गया था और
न्यूटन का एक नाम एक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाने लगा था। वो सिर्फ इसी वजह से तो कि उसने उस क्रिया को अवलोकित होते देखा था और उसको देखते देखते उसका मानसिक चिंतन प्रारंभ हुआ था कि क्या, क्यों, कैसे, और खुद ने ही सब कुछ निकाला। जबकि आप भी सभी जानते हैं, यदि आप लोगों ने पुस्तकों में न्यूटन का जीवन परिचय पढ़ा होगा, कि वो एक आम विद्यार्थी था, एक औसत विद्यार्थी था, और हो सकता है औसत से भी नीचे का रहा हो। कभी अच्छे विद्यार्थियों में उनका नाम नहीं लिया गया था, मगर आज आप और हम जैसे ही न्यूटन का नाम आता है तो एक साइंटिस्ट के रूप में अपने आप गर्दन झुक जाती है उनकी योग्यता के आगे। तो ये बहुत लाभ ही था। तो समय यदि अधिक लग रहा है तो इसको दोष है ये, पर उसको दोष को भी हम न माने, मतलब अधिक तवज्जो ना दें, बस इतना सा। एक और इसका थोड़ा सा दोष होता है कि सरकारी संस्थानों में क्या होता है कि संसाधनों का अभाव होता है, कई चीज़ें होती हैं, तो वहाँ हम खुले छोड़ देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो समस्याएं हमारे सामने आ जाया करती हैं। तो अवलोकन विधि का ये दोष भी हो जाता है, क्योंकि उनको अवलोकन करने के लिए हमको बहुत सारे अवसर देने होते हैं। उन अवसरों के लिए कई बार कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, और वो संसाधन उपलब्ध न होने पाने पर हम उनको सही तरीके से अवलोकित नहीं कर पाते हैं। इसका एक और थोड़ा सा दोष है इस पद्धति का कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 1 वर्ष का होता है, और वर्ष पर्यंत हमें उस पाठ्यक्रम को पूरा कराना होता है। तो कई बार ऐसा समस्या आ जाती है कि हम यदि अवलोकन में इतना समय लगा देंगे तो हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। तो यह विधि पाठ्यक्रम पूरा कराने में बाधक सिद्ध होगी, और अक्सर करके लोग इस चीज़ को स्वीकारते हैं कि ऐसा होता है। अब देखिए, ऐसा होता है, इसका जो लाभ है वो अपरोक्ष में मैंने आपको बताया था कि समय तो लगेगा, पर आगे जब हमने समझ लिया तो पाठ्यक्रम पूरा कराना है, किस विधि से कराना है, किस प्रारूप में कराना है, वो हम समझ जाएंगे तो कम समय में पूरा हो जाएगा। पर वो समझ समय निकल जाने पर ही हमको समझ में आती है। तो हो सकता है कि प्रारंभ में हमको इस विधि का ये दोष, और अधिकतर लोग इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, इसमें दोष है ये कि पाठ्यक्रम पूरा कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाधा आ जाती है। पर यदि आप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझते हैं तो शायद इस चीज़ को समझ पाएँ, और आप करके देखिए। अब इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में, व्यावहारिक रूप में करके देखिए। समय लगता है, मैं मानती हूँ, पर वो समय आगे चल के किस तरह से बचता है वो आगे चलकर ही पता चलेगा। अब एक और विधि का इसका दोष है कि जो शिक्षक है उदासीन रहते हुए अवलोकन कर पाए, ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम हैं शिक्षक, वही मानव तो हैं, तो मानवीय भावनाएं हैं, मानवीय अनुभूतियां हमारे पास हैं, और उनके साथ ही हम बच्चों को अवलोकित करते हैं। तो सहज रूप में कई बार जब 4 बच्चे एक साथ कर रहे हो तो हमारे मन में आ जाता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये हमारे जितने दिए गए आदेश हैं उनकी अनुपालना बहुत तरीके से करता है, बहुत अच्छा है, ये जल्दी आगे बढ़ेगा, और ये हमारे आदर्शों को सुनते ही नहीं है, ये हमें नहीं बढ़ पाएगा। तो जैसे ये विचार आया, मतलब हम उन बच्चों के प्रति उदासीन नहीं रह पाए, जजमेंटल हो गए। तो यदि हम जजमेंटल हो जाते हैं तो अवलोकन विधि कारगर नहीं हो पाती। तो ये बहुत मुश्किल है, ये इस विधि का दोष है कि शिक्षक का उदासीन रहकर अवलोकन करना बहुत सहज नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल का सामना हर शिक्षक कर पाए, ये भी संभव नहीं होता। तो वैसे उम्मीद है आज आपने इसको पढ़ा, समझा, और इस चीज़ को हो सकता है कुछ बच्चों ने तो आत्मसात भी किया होगा कि हाँ, हम सफलता की और कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको करेंगे, और उदासीन रहकर, मतलब बिल्कुल निराकार भाव से। अक्सर कर संत महात्मा नहीं कहते कि सिर्फ देखना है, साक्षी भाव से देखना है, बस सिर्फ यहाँ वही चीज़ आई है कि बच्चों को साक्षी भाव से देखना है, सिर्फ देखना है और समझना है कि इस बच्चे को किस तरह से समझ में आ रहा है, ये किस तरह से सीख पा रहा है, किस तरह की प्रणाली इसके अंदर सकारात्मक प्रेरणा उत्पन्न कर रही है, कौन सी प्रणाली इसके अंतर्गत हीनता बोधक ग्रंथियों को बढ़ावा दे रही है, इसको हमको समझना है, और उन आधारों पर अपने स्वयं की पढ़ाने की विधियों को परिवर्तित करना है। और यदि ऐसा हम कर पाए तो एक अच्छा शिक्षक बनने से कोई हमें नहीं रोक पाएगा, और हमारा नाम भी एक अच्छे शिक्षक के रूप में अवश्य लिया जाएगा।
तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे कुछ विद्यार्थी तो जो मेरे समक्ष हैं, एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आप को तब्दील करने का विचार बना लिए होंगे। तो इस विधि का ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। धन्यवाद। दूसरी विधि जो है साक्षात्कार, अगले वीडियो में हम मिलते हैं और उस पर बात करते हैं कि उसके द्वारा कैसे हमको बच्चों को पढ़ना है। नमस्कार।